लर्निंग क्लास में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। पिछले घटक में बच्चों हमने धारा विद्युत के बारे में पढ़ा था। धारा विद्युत अर्थात किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाता है तो उसमें धारा विद्युत का निर्माण होता है। आज हम इस घटक में धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, इसे हम एक प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम किसी एक खाली माचिस के बॉक्स के अंदर वाले ट्रे में एक छोटी सी चुंबकीय सुई रखकर उस ट्रे को किसी सुचालक तार से लपेट देंगे। उस तार को विद्युत सेल, प्लग कुंजी तथा बल्ब से जोड़कर उसके सर्किट को पूर्ण करेंगे। अब हम किसी चुंबकीय पट्टी को उस चुंबकीय सुई के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं बच्चों की चुंबकीय सुई में हलचल होती है। यह हलचल क्यों होती है? क्योंकि चुंबकीय पट्टी के नाते वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम इस परिपथ की प्लग कुंजी को अर्थात स्विच को ऑन करते हैं तब हमें दिखाई देगा कि बल्ब प्रकाशित हो जाता है, अर्थात परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसका हमें पता चलता है। इस स्थिति में हम चुंबकीय सुई की ओर देखते हैं तब हमें दिखाई देता है कि चुंबकीय सुई में हलचल हो रही है तथा वह अपनी दिशा बदल देती है। किंतु जैसे ही प्लग कुंजी बंद करते हैं अर्थात विद्युत प्रवाह बंद करते हैं तब चुंबकीय सुई पुनः अपने मूल स्थिति में आ जाती है। बच्चों, इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अर्थात इसे हम यह कह सकते हैं कि किसी विद्युत सुचालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब हम इसे दूसरी कृति द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो लगभग 1 मीटर लंबी विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की तार लेकर उसे किसी लोहे की कील के चारों ओर कसकर लपेटते हैं। बच्चों, विद्युत अवरोधक आवरण वाली तार आपने देखा होगा जब आपका पंखा कभी खराब हुआ होगा और मैकेनिक के पास ले गए होंगे तो मैकेनिक ने जब पंखे को खोला है तो उसमें एक तार लपेटी हुई दिखाई देती है बहुत सारी, वही विद्युत अवरोधक तार होती है। आगे तांबे के दोनों सिरों को आकृति में दर्शाए अनुसार तार को विद्युत सेल तथा प्लग कुंजी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हम सर्किट पूर्ण करते हैं। अब हम कील के पास लोहे की कुछ ऑलपिनें रखते हैं और सर्किट को ऑन कर देते हैं। तो बच्चों, सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और हम देखते हैं कि सभी ऑलपिनें उस कील को चिपक जाती हैं। और जैसे ही स्विच हम बंद कर देते हैं अर्थात विद्युत धारा खंडित कर देते हैं तो सभी ऑलपिनें कुछ सेकंड के बाद मुक्त हो जाती हैं। बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्क्रू के चारों ओर लपेटे गए कॉइल में चुंबकत्व का निर्माण होता है और इसी के कारण स्क्रू में भी चुंबकत्व का निर्माण होता है। और जैसे ही विद्युत प्रवाह खंडित कर देते हैं तो वह चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है इसे पढ़ा है। विज्ञान अनुसंधान में उपयोगी तीव्र चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करने के लिए विद्युत चुंबक का बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों उपयोग होता है। बच्चों, आपने घरों में घंटी का उपयोग करते हुए देखा है, उसमें इसी विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। इसकी रचना कैसे होती है तथा यह कार्य कैसे करती है, हम इसे इस प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम किसी बंद पड़ी विद्युत घंटी को खोलकर देखते हैं तो हमें आपके स्क्रीन पर दिखाए अनुसार आकृति की रचना दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि इस रचना के माध्यम से घंटी कार्य कैसे करती है। हम देखते हैं कि तांबे की तार एक लोहे के टुकड़े पर अनेक बार लपेटी हुई होती है। यह कुंडल विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करती है। एक लोहे की पट्टी मुंगरी के साथ विद्युत चुंबक के पास जुड़ी हुई होती है। बच्चों, यहाँ दिखाई दे रही है। इस पट्टी के संपर्क में स्क्रू होता है और स्क्रू पट्टी से जुड़ते समय परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण कुंडल का विद्युत चुंबक बनता है और वो लोहे की पट्टी को आकर्षित करने लगता है। इस कारण से घंटी पर मुंगरी का प्रहार होकर ध्वनि का निर्माण होता है। परंतु उसी समय संपर्क स्क्रू का लोहे की पट्टी से संपर्क टूट जाता है और परिपथ का विद्युत प्रवाह खंडित हो जाता है। इस स्थिति में बच्चों, विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है और लोहे की पट्टी पुनः पीछे की ओर आकर संपर्क स्क्रू को चिपकती है, जिसके कारण तुरंत फिर से विद्युत प्रवाह शुरू हो जाता है और उपर्युक्त क्रिया पुनः घटित होकर मुंगरी घंटी पर प्रहार करती है। बच्चों, यह क्रिया बार बार होती है और घंटे से ध्वनि उत्पन्न होती है। बच्चों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्न को हल करेंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में सबसे पहले
रिक्त स्थानों की पूर्ति करना यह प्रश्न दिया गया है। इसके कुछ पर्याय दिए गए हैं, हमें सही पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि जलप्रपात का पानी ऊंचे स्तर से नीचे गिरता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऐसा होता है। और आगे दूसरा, किसी एक परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स खाली स्थान विभव वाले बिंदु से खाली स्थान विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। तीसरा, विद्युत सेल का धनाग्र और ऋणाग्र विद्युत स्थिर विभव का अंतर अर्थात उस सेल का क्या होता है? उस सेल का वो विभवांतर होता है। चौथा, 1.5 वोल्ट विभवांतर वाले 3 विद्युत सेलों को बैटरी के स्वरूप में जोड़ा गया है, तो इस बैटरी का विभवांतर खाली स्थान वोल्ट होगा। तो बच्चों जैसे कि हमने जाना था पिछले घटक में कि 1.5 वोल्ट के 3 सेल लगाएंगे तो यह 4.5 वोल्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर आएगा 4.5 वोल्ट। पांचवा, किसी विद्युत वाहक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तार के चारों ओर डैश का निर्माण करती है। तो हमने अभी भी देखा कि तार के चारों ओर वह चुंबकत्व का निर्माण करती है। दूसरा प्रश्न है कि 3 शुष्क विद्युत सेलों को विद्युत सुचालक तार से जोड़कर उनकी बैटरी बनानी है। तार किस प्रकार से जोड़ोगे, आकृति सहित स्पष्ट करना है। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर यह आकृति बना दी गई है और उसका नामांकन भी कर दिया गया है। आप इसे अच्छी तरह से अपने पुस्तक में उतार लेंगे। बच्चों तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि एक विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक बल्ब जोड़कर बैटरी में 2 समान विभवांतर वाले विद्युत सेल संयोजित किए गए हैं। यदि बल्ब प्रकाशित न होता हो तो वह किस कारण नहीं होता है, इसकी खोज करने के लिए कौन कौन से परीक्षण करोगे? इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार से है। नंबर 1, सबसे पहले हम जांच करेंगे कि दोनों सेल के सिरे आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हैं या नहीं। अर्थात हम देखेंगे कि सेल का धन सिरा ऋण सिरे से और ऋण सिरा धन सिरा से जुड़ा है या नहीं, यह अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। नंबर दूसरा, तार कहीं बीच में टूटा तो नहीं है, सभी घटकों से अच्छी तरह से जुड़ा है या नहीं, यह चेक कर लेंगे। नंबर तीसरा, यदि दोनों स्थितियां ठीक ठाक हैं तो हम यह देखेंगे कि कहीं विद्युत बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया है। यदि विद्युत बल्ब फ्यूज है तो हम वहां पर नया विद्युत बल्ब लगा देंगे। चौथा प्रश्न है, प्रत्येक 2 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत सेल नीचे दिए अनुसार बैटरी के स्वरूप में जोड़े गए तो उस बैटरी का कुल विभवांतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको 2 सेल की रचना की गई है, जिसमें एक में 3 सेल लगा हुआ है और एक में 4 सेल लगा हुआ है। तो हमें इसका विभवांतर ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले आकृति में आप देख रहे हैं कि जिसमें 3 सेल लगा हुआ है और प्रत्येक सेल का विभवांतर 2 वोल्ट का है, तो 3 सेल का 2 धन 2 धन 2 बराबर कुल 6 वोल्ट होता है। दूसरी आकृति में कुल 4 सेल दिए गए हैं और प्रत्येक सेल का विभवांतर 2 वोल्ट का है। तो इस प्रकार 4 सेल का विभवांतर कुल 8 वोल्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 5वां, शुष्क विद्युत सेल की रचना करो, कार्य तथा उसका उपयोग इसका संक्षिप्त वर्णन कर आकृति की सहायता से स्पष्ट करना है। बच्चों तो आपके स्क्रीन पर यह शुष्क सेल दिखाई दे रहा है और इसके प्रत्येक अंग के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है धनाग्र, ऋणाग्र, जस्ते का आवरण, विद्युत अपघट्य, मैग्नीज डाइऑक्साइड, संरक्षक कवच, विभाजक, कार्बन इलेक्ट्रोड। इनकी सहायता से यह शुष्क सेल की रचना होती है। हमने पिछले घटक में भी इसको देखा है। इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है और स्क्रीन पर इसके कार्य बताए गए हैं, इसको नोट कर लेना है और इसकी रचना किस प्रकार से की गई है यह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत घंटी की रचना व कार्य का आकृति की सहायता से वर्णन करना है। तो आपके स्क्रीन पर विद्युत घंटी यह बनाई हुई दिखाई दे रही है। आप पेंसिल की सहायता से इसे अच्छी तरह से उतार लेंगे और इसके एक एक पार्ट के बारे में, उसके कार्य के बारे में समझेंगे और इसका उपयोग कहाँ होता है इसे हम अच्छी तरह से जान लेंगे। आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है, आप उसे अपने कॉपी में उतार लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।